हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 22 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस सेशन का आप बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से। जीएस पेपर 3 के हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन रहेंगे पर्यावरण और जैव विविधता खंड से। और जीएस पेपर 4 के हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन रहेगा नीति शास्त्र खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 85 है। प्रीवियस 84 क्वेश्चन हम प्रीवियस 21 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन सी हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इसमें आपको ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियों के बारे में बताना है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे और फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो WHO के अनुसार जो ट्रांसजेंडर की परिभाषा दी गई है, उससे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार ट्रांसजेंडर उन लोगों के लिए व्यापक शब्द है जिनकी लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति जो पारंपरिक रूप से जो जुड़े हुए मानदंड हैं और जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप नहीं होती और इनके अनुसार उनके जन्म के समय उनका महिला या पुरुष होने का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें हम स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की जो जनसंख्या है वह लगभग 4.9 लाख के आसपास है। इसके अलावा आर्टिकल जो 14 है वो समानता का अधिकार देता है हमें, जिसके आधार पर किसी भी लिंग, जाति या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ट्रांसजेंडर समुदाय को हमारे देश में कई भेदभावों का सामना करना पड़ता है। तो उन चुनौतियों के बारे में हम देख लेते हैं जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग फेस करते हैं। अगर हम बात करें उन चुनौतियों की, तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है। इनकी जो लैंगिक पहचान के कारण प्राय समाज में ये इनको कलंकित किया जाता है, इनको स्टैग्मेटाइज किया जाता है और उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। प्राय जो उनके साथ यौन दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार और अन्य जो शारीरिक हिंसा के द्वारा इनका शोषण किया जाता है समाज के अंतर्गत। इसके अलावा इनका समाज में बहिष्कार होता है। समाज के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी उन्हें बोझ समझते हैं, जिसके कारण वे अपने माता पिता के घर छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए जो रोजगार के अवसर हैं काफ़ी सीमित हैं। एक तो समाज का जो इनके प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया रहता है, उनके कारण इनकी अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं हो पाती, जिसके कारण से इनकी स्किल्स सेट्स उतना अच्छा नहीं होता, जिसके कारण से इनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिससे ये आर्थिक रूप से हाशिए पर चले जाते हैं और इनको जो आजीविका के अवसर के रूप में वेश्यावृत्ति और भीख मांगने के लिए विवश होना पड़ता है, जिसके कारण से इनका लगातार शोषण होता है और इनको शोषणपूर्ण तरीके से जो मनोरंजन उद्योग होते हैं उनका भी सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर इनकी जो पहुंच है वह असक्षम है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें कहीं पर भी पृथक ट्रांसजेंडर शौचालय कहीं देखने को नहीं मिलते, या तो हमें मेल के देखने को मिलेंगे या फीमेल के। तो लेकिन इनके लिए जो अलग से शौचालय का प्रबंध नहीं होता, जिसके कारण से वह उनका सार्वजनिक शौचालयों का अनुपयोग नहीं कर पाते, उनका उपयोग नहीं कर पाते और जिसके कारण से और भी कई कारणों से इनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव होता है। अगर हम बात करें, इनके साथ सामाजिक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। इनके साथ में जो आपका इनहेरिटेंस का जो अधिकार होता है, संपत्ति का जो उत्तराधिकार होता है, बच्चा गोद लेने के अधिकारों के अभाव के कारण ये उपेक्षित महसूस करते हैं समाज के अंतर्गत। इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां भी हैं। जो स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में इनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें HIV, एड्स जैसी यौन संचारित जो बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम UN एड्स की रिपोर्ट 2019 के आंकड़े की बात करें तो इनमें HIV होने का जोखिम है, जो कि 15 से 49 वर्ष की जो एडल्ट आयु है उसके अंतर्गत अन्य वयस्कों की तुलना में इनका जो खतरा जो होता है 12 गुना ज़्यादा होता है।
इसके अलावा समाज के अंतर्गत इन्हें हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से इनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं हो जाती हैं और इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति और जो हिंसा संबंधी तनाव हर समय देखने को मिलते हैं, तो जिसके कारण से इनको मानसिक स्वास्थ्य भी इनका प्रभावित होता है। अगर हम बात करें इससे संबंधित, ये हमने चुनौतियों के बारे में बात किया, लेकिन कुछ उपाय भी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का निर्णय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें नालसा का जो निर्णय हुआ था 2014 के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जाए। इसके अलावा धारा 377 का जो निर्णय हुआ 2018 में, जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलोनियल पीरियड की जो हमारी धारा 377 बनी हुई थी, जो कि इसके आंशिक जो प्रावधानों को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें वयस्कों के बीच में अगर सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ये जो धारा 377 से संबंधित जो निर्णय है उसको नवतेज सिंह जौहर का मामला भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अन्य प्रावधान भी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 बनाया गया। ये जो नियम बनाए गए वह एक एक्ट है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। इसके द्वारा जो प्रदत्त शक्तियों के तहत ये नियम निर्मित किए गए, जिसमें ट्रांसजेंडर की पहचान को मान्यता देने एवं उनको उनसे संबंधित जो भेदभाव है समाज के अंतर्गत, उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास इन नियम के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। ये पोर्टल का निर्माण भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये समुदाय को देश में कहीं से भी इनको प्रमाण पत्र की जरूरत है या पहचान पत्र की जरूरत है, तो वे डिजिटल रूप से इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत। ये प्रयास किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के द्वारा। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय पर भी कुछ पहल की गई हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा ट्रांसजेंडर नीति 2017 का प्रारूप बनाया गया, जिसमें ऐसे बच्चों की इसके अंतर्गत उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है जिनकी लैंगिक पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती, यानी कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं। इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड की स्थापना केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी की गई है। इसके अलावा अन्य जो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रयास भी इन राज्यों में किए गए हैं। तो ये हमने इसमें बात की चुनौतियों के बारे में और उपायों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। जो ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए इन समुदायों के बीच हमें जरूरत है कि इनके कौशल विकास किया जाए। साथ ही साथ जो कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं वो इनके लिए के प्रति संवेदनशील बनाए जाएं, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि इनके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी जो नीतियां हैं उनको निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा समाज में जो स्टिग्मा है इनके प्रति, जो सामाजिक कलंक के रूप में इनको समझा जाता है, तो उसको खत्म करने की जरूरत है, जिसके कारण से लोगों को व्यापक स्तर पर संवेदनशील बनाने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो इन्वेसिव जो एलियन स्पीसीज होती हैं उसके पर्यावरणीय प्रभाव और उनके जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसको सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती क्या हैं। अगर हम बात करें जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां, वे पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव, ये कोई पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं या आपकी सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, जो संयोगवश या आपके जानबूझकर अपनी प्राकृतिक जो भौगोलिक सीमा है उससे बाहर पहुंचते हैं और देसी प्रजातियों को विस्थापित करके पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई स्पीसीज है अमेरिका में है और वह इंडिया में आ जाती है, संयोगवश या जानबूझकर लाई जाती है, तो इसके कारण से यहाँ की जो जैव विविधता है वह प्रभावित होती है, तो उसको कहा जाता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। अगर हम बात करें इन प्रजातियों में होता क्या है कि तेजी से प्रजनन
और इनका जो विकास करने की क्षमता होती है, उच्च विस्तार क्षमता इनके अंतर्गत होती है, जिसके लिए इसके साथ ही साथ इनमें फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी पाई जाती है। फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि नई परिस्थिति के लिए अपने भौतिक रूप से अपने अनुकूलन करने की क्षमता, यानी कि आप किसी नई परिस्थिति में जाए और वहाँ पे आप बहुत जल्दी से आप उसको एडेप्ट कर लें उस परिस्थिति को, तो वो कहलाता है फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ और पर्यावरण जो परिस्थितियां हैं, उसकी विस्तृत श्रृंखला में इनके जीवित रहने की क्षमता होती है, जिसके कारण से ये स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करने की इनको क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें एक स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं हम कि 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण 25% पौधे और 33% जो जीव हैं वे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। तो यह हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की। अगर हम बात करें इसके जो प्रभाव हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। ये जो आक्रामक प्रजातियां हैं, वैश्विक स्तर विस्तार इनका हो रहा है तीव्र वृद्धि के कारण विश्व की जो वनस्पतियों और जीवों को ये समरूप कर देती हैं, जिससे वैश्विक जो जैव विविधता है उसकी क्षति के ये प्राथमिक कारण के रूप में देखा जाता है। क्योंकि किसी भी प्रजाति को जरूरी है कि वह लगातार सस्टेन कर सके, तो उसके लिए जरूरी होती है कि उसकी जैव विविधता बनी रहे। और अगर ये प्रजातियां किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ की जो जैव विविधता है उसको डिक्रीज करने का ये प्रयास करती हैं। इसके अलावा चूंकि ये नए आवासों में जाती है तो इनके कोई प्राकृतिक प्रेडेटर वहाँ पर नहीं होते हैं जो कि इनको खा सकें या इनके लिए खतरा बन सकें। तो इसके कारण से ये प्रजाति आसानी से प्रजनन करती हैं और जिसमें ये वहाँ के जो भोजन है, पानी है या स्थान के लिए स्थानीय प्रजातियों को वहाँ से हटा सकती हैं, जिसके कारण से देसी प्रजातियों को विलुप्त होती है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो लेंटाना कैमरा इसको आप यूज कर सकते हैं। लेंटाना कैमरा, जिसको आपको अमेरिकी झाड़ी बोला जाता था, भारत में 40% इसने बाघ क्षेत्र पर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप जो उनके जो प्रे थे, मतलब जो बाघ के जो प्रे थे जैसे कि हिरण वगैरह, तो उनके लिए जीवों के लिए देसी चारे की कमी आई, जिसने अल्टीमेट रूप से बाघ की आबादी को प्रभावित किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पारिस्थितिकी तंत्र एवं वन्य जीवन में भी परिवर्तन लाती हैं, जिससे आवासों में बदलाव होता है और जो खाद्य श्रृंखला जो बनी हुई होती है उसको ये प्रभावित करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा जो प्रजातियों की जो संरचना है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण से मृदा के गुण बदल जाते हैं, जैसे कि उसका पीएच स्तर, पोषक चक्र और पोषक तत्व वहन करने की जो मृदा की क्षमता होती है वह कम हो जाती है, जिससे अल्टीमेट रूप से मृदा की उत्पादकता उसके अंतर्गत कम हो जाती है, जिससे झाड़ियों और घास आदि का उत्पादन कम होता है, जो कि अल्टीमेट रूप से प्रभावित करता है वहाँ की जीवों की संख्या को। इसके अलावा इनके माध्यम से नई बीमारियों और परजीवियों का आगमन दूसरे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमने पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में बात किया, अब हम देख लेते हैं इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में। इसके कारण पर्यावास का क्षरण होता है और उस जंगल या उस जमीन पर एक तरीके से वहाँ की जैव विविधता का ह्रास होता है और इसके कारण से वहाँ के वन्य जीव खाने की तलाश में, पौष्टिक भोजन की तलाश में उस स्थान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वे मानव बस्ती में प्रवेश कर जाते हैं। और उस मानव बस्ती में प्रवेश करने के कारण हमें जो मानव पशु संघर्ष यानी कि ह्यूमन जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वह देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो नकदी फसलों या अन्य पौधों के विकास को सीमित करके साथ ही वनों द्वारा जो प्रदान की जाने वाली जो पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपकी एनवायरमेंटल जो सर्विसेज रहती हैं उसको नष्ट करने का काम करते हैं, जो कि अल्टीमेट रूप से इकोनॉमिक रूप से प्रभावित करता है उस देश की जीडीपी को। अगर हम बात करें 1990-91 में, तो भारत में पाई जाने वाली एक सर्पेंटाइन लीफ माइनर थी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए जो एक महत्वपूर्ण जो फसलें होती हैं, ककड़ी, लौकी या कद्दू, जो बीन्स होते हैं, उनको खा जाती थी। कौन सी फसल? सर्पेंटाइन लीफ माइनर। तो जिसके कारण से उस देश के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर संकट बन गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में, तो देसी घासों के साथ साथ विदेशी प्रजातियों की तीव्र वृद्धि होती है, जिससे शुद्ध चारे को, जैसे आपका यहाँ की ही घास है तो वह एक शुद्ध चारा होगा यहाँ की प्रजातियों के लिए, लेकिन जब विदेशी घास की प्रजाति भी यहाँ उगने लगती है तो शुद्ध चारे को विदेशी प्रजातियों से अलग करना असंभव हो जाता है, जिससे पशुओं द्वारा मिलावटी चारे का सेवन करने से उनकी जान पर संकट बन जाता है और उनके जोखिम में वृद्धि हो जाती है।
इसके अलावा हानिकारक जो शैवाल प्रस्फुटन यहाँ पर हो जाता है, एल्गिल ब्लूम होता है, जैसे कि हम बात करें साल्विनिया जैसे पौधे एवं नील पर्च जैसी जो परजीवी प्रजातियों के प्रवेश ने कई तरीके से मत्स्य पालन और जलीय कृषि सुविधाओं को प्रभावित किया है। इसमें आप ध्यान रखिएगा साल्विनिया और नील पर्च इन्होंने प्रभावित किया है मत्स्य पालन को। तो ये हमने बात की इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण लगातार जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके कारण से आक्रामक जो विदेशी प्रजातियों की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए प्रभावी तरीका अपनाए जाने की ज़रूरत है जिससे कि इन जो स्पीसीज के व्यापार और प्रजातियों की जो आवाजाही है वो साइट्स के द्वारा जो कि कंट्रोल की जाती है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अंतर्गत 3 अपेंडिक्स होती हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनकी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है और जो अभी थ्रेट में सबसे ज़्यादा है और उनकी थ्रेट पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाती है इन अपेंडिक्स 1 में स्थित प्रजातियों की। इसके अलावा अपेंडिक्स 2 में अभी प्रेजेंट में इन प्रजातियों पर खतरा नहीं है, लेकिन अगर लगातार ट्रेड इनकी इसी तरीके से चलती रही तो इनकी संख्या विलुप्ति की कगार पर पहुंच सकती है। तो इसके लिए इन स्पीसीज को अपेंडिक्स 2 में शामिल किया जाता है। अपेंडिक्स 3 में वह प्रजातियां शामिल होती हैं जिसके अंतर्गत आपके अभी उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन इसमें कोई कंट्री अगर चाहती है कि उसके देश के अंतर्गत इस जो प्रजाति है उस पर थ्रेट है तो वह दूसरी जो कंट्री है जो लगातार इसका ट्रेड कर रही है तो उससे अनुरोध कर सकती है कि इसके ट्रेड को बैलेंस्ड करे। तो इसके अंतर्गत अपेंडिक्स 1 में जो ट्रेड होती है पूर्णतः प्रतिबंधित रहती है और इसमें सेकंड में कंट्रोल किया जाता है और थर्ड के अंतर्गत उन स्पीसीज को रखा जाता है। कोई अगर कंट्री चाहती है दूसरी कंट्री से उसको बैलेंस्ड करे तो वह इसके अंतर्गत उनको शामिल करवा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, IUCN की जो रेड सूची है अधिकांश प्रजातियों के लिए खतरा है। जो IUCN लिस्ट के अंतर्गत आपके इंडेंजर्ड और जो आपके वल्नरेबल जो इनको शामिल किया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड को, तो इन जो प्रजातियों के लिए खतरा है कौन सी, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ विशिष्ट पहले की गई हैं जैसे कि आईची जैव विविधता जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य 9 है वो पर्टिकुलरली आपकी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में बात करता है। इसके अलावा जो UN का जो SDG 15 है जो कि लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है उसको लागू करके इन प्रजातियों के प्रसार को रोकने में हमें तत्काल कदम उठाने चाहिए। अगर हम आईची टारगेट की बात करें तो ये जो आईची टारगेट आए थे 2010 में ये टारगेट आए थे और ये नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था जिसके अंतर्गत 20 लक्ष्यों को रखा गया है और इनको अचीव करना था आपके 2011 से 20 तक। और इसके अंतर्गत जैव विविधता को जो प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं तो उनको इसके अंतर्गत उनसे सुरक्षा करना है जैव विविधता की। इसके अलावा अगर हम नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो वो कोप 10 के अंतर्गत आया था 2010 में। इसके अलावा ये जो नगोया प्रोटोकॉल है वह ये बात करता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उसका एक्सेस एंड जो बेनिफिट शेयरिंग है वह इक्वल तरीके से उसमें किया जाए। जैसे कि किसी जंगल से या किसी जहाँ पर आदिवासी समुदाय का वहाँ पर बस्ती है या उनका रहन सहन है और वह उस जंगल की उनको जानकारी है तो उससे अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसका जो बेनिफिट है इन आदिवासी समुदाय को भी मिलना चाहिए। तो ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है नगोया प्रोटोकॉल। इसके अलावा 2000 के अंतर्गत एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी आया था जो कि ये बात करता है कि जो भी आपकी जो लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होती हैं जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके अंतर्गत किसी जीन को ट्रांसफर करके उसको मॉडिफाइड करते हैं किसी फसल या किसी प्रजाति को, तो उससे संरक्षण की ये बात करता है जिसके अंतर्गत अगर कोई लिविंग मॉडिफाइड जो प्रजाति है उसको अगर आप एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित ये प्रजाति है। और ये जो आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल था ये फोर्स में आया 2003 से। तो ये बायोसेफ्टी की बात करता है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा जो आईची का जो लक्ष्य है 9 स्पेसिफिकली इसको आप कोट कर सकते हैं क्योंकि ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की बात करता है। और UN SDG के जो 17 जो लक्ष्य हैं उसके अंतर्गत जो 15 है वो लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, तो इसमें भी आप इसको कोट
कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से ही है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के विस्तार में आने वाली चुनौतियों पर आपको चर्चा करनी है। तो इसमें आपको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में इसकी परिभाषा से इसको यूज कर सकते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है IUCN के द्वारा, और इसमें ये कोट करना जरूरी है, मतलब ये इससे एक वैल्यू एडिशन हो जाता है अगर आप IUCN का यूज कर देते हैं या WHO का यूज कर देते हैं। तो जैसे पिछले में हमने अब WHO का यूज किया था, तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इसमें जो मरीन प्रोटेक्टेड जो एरिया होते हैं वह उपस्थित जल, वनस्पतियों, जीवों और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं सहित, जिसमें आपके जल, वनस्पति, जीव और जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं सहित इंटरटाइडल या जो आपके उपज्वारीय जो भूभाग होते हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो इसमें संलग्न जो आंशिक या संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके अंतर्गत जो प्रोटेक्टेड हम करते हैं, तो उसमें संलग्न जो आंशिक रूप से या संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी या प्रभावी साधनों द्वारा उनको आरक्षित या संरक्षित किया जाता है। तो किसी भी मरीन के आसपास का जो एरिया है उसकी जल, वनस्पति, जीव या ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए या तो उसको इसका आंशिक भाग किया जाएगा या उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किसी भी कानून के द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। अगर हम बात करें जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एक साधन के रूप में अपनाया जाता है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो हमारा नीचे वाला जो भारत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, वह उसके अंतर्गत लगभग 24 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसके अंतर्गत और अगर हम पूरे ओवरऑल भारतीय द्वीपीय क्षेत्र को शामिल कर लें, जिसमें आपका अंडमान निकोबार और आपका जो लक्षद्वीप भी शामिल हो जाएंगे, तो उसमें लगभग 100 से अधिक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया विद्यमान है। जिसके अंतर्गत इसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं: कच्छ की खाड़ी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित इनका महत्व क्या होता है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्यों हम इनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वह वहाँ के आवासों को यह संरक्षण देता है। अगर हम बात करें उड़ीसा के गंजम जिले के अंतर्गत, तो वहाँ पे ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं जो कि वहाँ पर एक तरीके से मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको आपको एरीबाड़ा बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत वहाँ के प्रोटेक्टेड करना जरूरी है, और ये वहाँ पर अगर हम उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे तो इनसे जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसको प्रोटेक्शन करने में हम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानिक प्रजातियां हैं उनकी रक्षा में वे काफ़ी सहायक होते हैं। जो स्थानिक प्रजातियों की जो आक्रामक प्रजातियों से, जो हमने इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की बात की, तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से उनकी रक्षा करने के लिए जो स्थानिक प्रजातियों में ये अधिकारियों की मदद कर सकती है। साथ ही साथ ये उस क्षेत्र में जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है, तो उस क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज किसको प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन भी वहाँ पर किया जा सकता है। अगर हम बात करें जो मानव गतिविधियों को यहाँ पर प्रतिबंधित करता है, जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होता है, इस नेटवर्क के अंतर्गत इसकी अगर घोषणा की जाती है तो इसके जो भूमि उपयोग हैं, आवास स्थान का जो रूपांतरण है, संसाधनों का जो अत्यधिक दोहन है, या एवं घरेलू एवं जो औद्योगिक जो अपशिष्ट आते हैं उसके कारण जो प्रदूषण होता है, उसकी समस्या के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में। इसके अलावा जो प्रकृति आधारित जो मनोरंजन के जो स्थल हैं, जहाँ पे आपके टूरिज्म को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप जो प्रकृति आधारित जो आपके जो ये हैं उनको आप स्थल होने के कारण जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया किसी भी क्षेत्र के समुद्री पर्यटन को यहाँ पर प्रोत्साहन किया जा सकता है, जो कि स्थानीय आर्थिक विकल्पों को भी विविधता प्रदान कर सकता है। वहाँ की जो स्थानिक कम्युनिटी है उसको आजीविका प्रदान कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एमपीए नेटवर्क के विस्तार में, इससे जो हमने महत्व के बारे में देखा, लेकिन एमपीए बनाने में चुनौतियां क्या है, इसके नेटवर्क के विस्तार करने में चुनौतियां क्या हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसके घटकों में मतभेद है।
अगर हम बात करें किसी क्षेत्र को अगर हमें मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने के लिए किन घटकों को सम्मिलित किया जाए, इस पर कोई अभी एक सहमति व्याप्त नहीं है। इन घटकों में क्षेत्रों का आकार भी हो सकता है, उनके पर्यावास स्थलों की विविधता भी हो सकती है। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफाइड नॉर्म्स इसके अंतर्गत निर्धारित नहीं है। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ऐसे क्षेत्रों को बनाए रखना और उसको लगातार प्रबंधित करना एक मुश्किल का विषय है। अगर हम बात करें, इसको एक पेपर पार्क के रूप में इसकी आलोचना की जाती है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में, क्योंकि इसमें घोषित तो कर दिया जाता है लेकिन वो केवल पेपर पर होता है। सामाजिक परिस्थितियों, संरक्षण प्रयासों के बीच इसमें सामंजस्य का अभाव होता है। विभिन्न जो आपकी इसकी जो एजेंसीज हैं उनके बीच में सामंजस्य का अभाव होने के कारण इसको एक तरीके से पेपर पार्क के रूप में ही माना जाता है। अगर हम बात करें, नेटवर्क का विस्तार करने में कठिनाई आती है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक निर्भरता के कारण मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को राष्ट्रीय उद्यान और या अभ्यारण्य के रूप में विस्तारित करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा डेटा की कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे हम IUCN की अगर रेड लिस्ट की बात करें तो इससे संबंधित जो प्रजातियां हैं और वह प्रजातियां अगर हमारे देश के अंतर्गत हैं तो लेकिन हमारा स्थानीय रूप से वह डेटा ही उपलब्ध नहीं है, तो जिसके कारण से हम इस लिस्ट के आधार पर उनसे संबंधित जो दिशा निर्देश IUCN के द्वारा दिए गए हैं तो उससे संबंधित प्रजातियों को इसके अंतर्गत हम संरक्षित नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास डेटा की कमी है स्थानीय रूप से। तो यह हमने बात की जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें इसके वे फॉरवर्ड की, इसके आगे क्या किया जा सकता है, तो इससे संबंधित हमें जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। भारत में जो तटीय और जो समुद्री जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसके लिए जो क्लाइमेट चेंज को वह प्रभावित ना करें, उसके लिए अनुकूल योजना इसके अंतर्गत तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण और जो तटीय समुदायों के कल्याण हेतु कार्यरत सभी संगठनों के बीच में समन्वय इसके अंतर्गत आवश्यक है। अगर हम बात करें डेटा का रखरखाव, क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप उस प्रजाति को किस तरीके से संरक्षित करेंगे, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त जानकारी उसका दस्तावेजीकरण किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और उसको लगातार उसको अपडेट किया जाए, उसको अद्यतन किया जाए। इसके अलावा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के संबंध में, उसको संरक्षित करने के संबंध में, उसके प्रबंधित करने के संबंध में आपको मानव संसाधन की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो ये हमने बात की वे फॉरवर्ड की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारत में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सुरक्षित एवं सशक्त करने के लिए समर्पित प्रयासों की इसके अंतर्गत आवश्यकता है। इसके अलावा इस तरीके के जो प्रयास हैं, जैसे कि आईची टारगेट की जो अभी हमने पीछे बात की, तो इसके अंतर्गत जो 20 लक्ष्य हैं उसके अंतर्गत स्पेसिफिकली 11 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो टेरेस्ट्रियल और जो इनलैंड वाटर और जो कोस्टल जो एरियाज हैं, जो मरीन एरियाज के बारे में प्रोटेक्शन के कंजर्व करने की इसके अंतर्गत बात की गई है। तो इसमें आईची टारगेट 11 का आप यूज कर सकते हैं। तो आईची टारगेट 9 के अंतर्गत हमने किसकी बात की थी, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की, और जो मरीन एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात किसमें कही गई है, आईची टारगेट 11 के अंतर्गत। इसके अलावा जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कि आपके UNFCCC जब अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत UNCBD आया था और UNCBD के अंतर्गत ही ये जो 30x30 का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की इसके अंतर्गत आवश्यकता है हमें मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को कंजर्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका GS पेपर 4 के ये नीति शास्त्र खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि कोई साधनों का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसकी आपको चर्चा करनी है 150 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के हम इसकी इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नैतिकता एवं उसके निर्धारकों के बीच विभिन्न दृष्टिकोण हैं, विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले परिणामवादियों की, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, कोई कार्य नैतिक रूप से सही या उसके परिणाम या साध्य उत्तम होते हैं तो वह उसको सही मानते हैं, चाहे उसके लिए किसी भी अनुचित साधनों का क्यों ही प्रयोग ना किया हो। तो इनके लिए उसके परिणाम, उसके साध्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं परिणामवादियों के लिए। इसके अलावा एक बात होती है कर्तव्य शास्त्र, जिसको हम डीओंटोलॉजी भी कहते हैं या वर्च्यू एथिक्स भी बोला जाता है, जो सद्गुण जो नीति शास्त्र है उसके अंतर्गत
यदि कोई कार्य संबंधित व्यक्ति के कर्तव्यों और सद्गुणों के आधार पर किया जाए तब वह कार्य नैतिक रूप से सही होगा, अर्थात अपनाया गया जो साधन है उसको उचित होना चाहिए, भले ही परिणाम उससे सही प्राप्त हो या ना हो। तो इसके अंतर्गत ये ध्यान दिया जाता है कि आपके साधन पवित्र होना चाहिए, चाहे उससे आप अपने जो टारगेट्स हैं, जो आपके परिणाम हैं, चाहे उससे आप प्राप्त कर सकें या ना कर सकें। इसके अंतर्गत आप कांट को देख सकते हैं। कांट भी एक तरीके से डिओन्टोलॉजी की बात करते हैं, जो कि कहते हैं ड्यूटी इज सेक फॉर द ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य के लिए है, आपको उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें गांधी जी का इसमें मत क्या था, तो पाश्चात्य विचारधारा जिसमें साधन एवं साध्य के बीच एक तीक्ष्ण विभाजन करने की कोशिश की गई है कि साधन अलग है और साध्य अलग है। कोई कहता है कि साधन महत्वपूर्ण है, कोई कहता है कि साध्य महत्वपूर्ण है, तो इसके बीच में तीक्ष्ण अंतर उन्होंने किया है पाश्चात्य विचारधारा ने। लेकिन इसके विपरीत अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो ये उस कठोर विभाजन को इसमें अस्वीकार कर देते हैं। उनके अनुसार यह मानना है कि साधन ही किसी कार्य के संदर्भ का मानक होना चाहिए। अनुचित साधनों से प्राप्त कोई भी परिणाम साध्य सदैव चिंतित होता है। अगर आप उससे साध्य प्राप्त भी कर लेते हैं तो उस जो आपने कोई अनुचित साधन का उपयोग किया है तो उससे जो आप साध्य प्राप्त कर रहे हैं उससे आप हमेशा चिंतित रहेंगे। ये और जो इसका जो परिणाम होता है, अनुचित जो साधनों के द्वारा जो परिणाम आपको प्राप्त होता है वह अल्पकालिक होता है। लेकिन अगर आप उचित साधनों से आप उत्तम साध्य प्राप्त करने में शायद आपको विलंब हो जाए या उसको में आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो वह अंततः स्वयं सिद्ध ही हो जाता है। तो जिसके अंतर्गत गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते हैं, उसमें भी वे साधन को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साध्य की तुलना में साधनों का महत्व क्यों ज़्यादा है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, विरक्ति की आवृत्ति का विकास हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है अपने कार्यों या परिणामों के साध्यों को लेकर सदैव चिंतित रहता है तो वह हमेशा चिंतित रहेगा, उसके संबंध में उस पर अनुरक्ति का भाव रहेगा, तो वह अपने कार्यों के प्रयास में एक महत्वपूर्ण एफर्ट नहीं दे पाएगा। और यदि हमारा साधन अगर शुद्ध होता है, हमारा जो मार्ग है वह न्याय संगत एवं स्पष्ट होता है, तो इस प्रकार की जो चिंता है, परिणाम जो आधारित है कि परिणाम होगा या ना होगा, जैसे कि आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको हमेशा चिंता रहती होगी कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें जो अगर आप ठीक तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और इसमें स्वतः ही चिंता आपकी गायब हो जाएगी कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि हम तो अपनी तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो परिणामों के प्रति विरक्ति पैदा हो जाती है और कार्यों के प्रति जो आज हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमारा अनुरक्ति पैदा हो जाती है। इसमें गीता का श्लोक हम देख सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु वूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कर्म को ही ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसके माध्यम से विरक्ति की अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। इसलिए साधन महत्वपूर्ण है साध्य की तुलना में। अगर हम बात करें नैतिक साधन स्वयं में लगभग एक साध्य ही होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे अंदर अगर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं साध्य को लेकर और साधन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो इसके कारण से जो साधन से संबंधित जो सद्गुण हैं वह स्वयं ही आपको मिल जाते हैं। तो ये भी तो आपका एक प्रतिफल है, वही भी तो आपका एक साध्य ही हो गया। तो इसके कारण से आप इसके अंतर्गत वह नैतिक साधन स्वयं में लगभग एक साध्य बन जाता है। इसके अलावा उचित साध्यों को सदैव उचित साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप समाज में विश्व शांति चाहते हैं तो दलाई लामा का एक कथन है, उन्होंने वर्णित किया है कि अगर आप विश्व शांति चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भावनात्मक निरस्त्रीकरण करना पड़ेगा। इसको आप इसके बिना प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंतर्गत क्रोध होगा, प्रतिशोध होगा या रोष की जो भावना होगी और उसके अंतर्गत सद्भावना एवं भाईचारे को नहीं है तो वह इस तरीके की विश्व शांति की कल्पना करना नहीं, बेकार है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको संधारणीयता आपका लक्ष्य है, आपका सस्टेनेबिलिटी आपका लक्ष्य है, तो आपको सस्टेनेबिलिटी को आपकी जो बाजार इकोनॉमी है, बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति उनके द्वारा जो की जा रही है, उसके अंतर्गत इस सस्टेनेबिलिटी को मुख्य धारा में शामिल करना ही होगा। इसके बिना आप अल्टीमेट रूप से अगर चाहें कि सस्टेनेबिलिटी प्राप्त की जाए, इनको इनकलकेट किए बिना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो साधन होते हैं वह आपके, अगर साधन आपके महत्वपूर्ण है, किसी आपको अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपके साधन भी अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जो साधन होते हैं वे पूर्वभासी होते हैं, लेकिन जो आप साध्य है उनको आप पूर्वभास नहीं कर सकते। इसलिए जैसे कि आज हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा नियंत्रण किस पे है कि हम अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो हम अपने साधनों को तो नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिजल्ट को मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम साधनों को अच्छी तरीके से करेंगे तो ये तो होगा कि हमारा साध्य भी सज जाए, लेकिन अगर हमारा जो नियंत्रण है वह केवल साधनों के ऊपर है। अगर हम बात करें, जो साधनों के साथ साथ साध्यों के चरित्र में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके के साधन उपयोग करेगा तो उसका चरित्र भी उसी तरीके से निर्माण होगा। यदि हम बात करें बबूल के बीज की, तो अगर हम बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें से हमको आम के फल की प्राप्ति किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति है गलत या बुरा साधन अपनाता है तो उसे किसी भी स्थिति में सही परिणाम नहीं मिल सकते। तो ये हमने बात की जो साध्यों की तुलना में साधनों के महत्व की, उसको क्यों ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम अहिंसा का मार्ग, निस्वार्थ सेवा, करुणा एवं पर्यावरण की देखभाल करने जैसे जो उत्तम कार्यों को हम करते हुए कोई व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों या कृत्यों में शांति और जो संधारणीयता और समानुभूति जैसे अपने जो साध्य को समाहित कर सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके के काम अगर वह करेगा, अहिंसा को लेकर चलेगा, निस्वार्थ सेवा का भाव उसके अंतर्गत होगा, करुणा होगा, पर्यावरण की देखभाल होगी, तो उसके अंतर्गत एक तरीके से शांति, संधारणीयता और समानुभूति, चाहे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर सके, लेकिन ये जो सद्गुण हैं उसके अंतर्गत अपने रूप में ही, साध्य के रूप में ही उसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। तो इसी कारण से साधन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है साध्य की तुलना में। और यदि कोई साधनों का ध्यान रखता है तो उसका साध्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसकी जो हैंड रिटन पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।